आफाक फारूक के एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। पहली तो वही रिक्वेस्ट है कि जी हो सके तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मेरे एक सीनियर हैं, मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, मैं नाम यूँ नहीं लूँगा कि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली है। बहुत नामवर जर्नलिस्ट रहे हैं और शायद ये ऑनर उन्हीं के पास है कि वो नवाए वक्त और जंग जैसे अखबारों के मुख्तलिफ टाइमिंग में एडिटर रह चुके हैं। इन दो बड़े अखबारों का शायद मेरे जहन में तो कोई ऐसा नाम नहीं है जो दोनों अखबारों का एडिटर रहा हो। तो वो बहुत दिन से मुझसे जिद कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे तो हम बहुत लोगों को सुनते हैं, आप अमेरिकन पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू क्यों नहीं करते। तो मैंने उनको भी जवाब दिया और मेरा थॉट भी ये है कि इलेक्शन से अगर 30 डेज पहले अगर इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अभी कोई सिचुएशन कोई ऐसी ख़ास वाज़ेह भी नहीं है और वही मोड़ आ रहे हैं जो हमारे यहाँ भी आते हैं। अब तो यहाँ की लोकल अमेरिकन पॉलिटिक्स भी कुछ ऐसी हो गई है। बहरहाल मैं बिगिनिंग वहीं से करूँगा, अमेरिकन पॉलिटिक्स से, कि देखें एज टुडे अगर आज इलेक्शन हो तो बाइडन विल बी वैन। मगर वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है यहाँ कि हे यू नेवर नो, कि लास्ट इलेक्शन में हिलरी के उसमें मुझ समेत जितने भी एनालिस्ट थे और तजियाकार थे बड़े बड़े, सबको मुंह की खानी पड़ी थी कि मैं आखिरी लम्हे तक ये कहता रहा कि जी बस वो स्वीप करेगी। और मैंने इलेक्ट्रोल वोट भी निकाल के रखा हुआ था और उससे पहले मेरी प्रेडिक्शन दुरुस्त भी साबित होती रही 3-4 इलेक्शन में। तो इलेक्ट्रल वोट की जहाँ तक बात है, पहले मैं वही बता दूँ कि इलेक्ट्रल वोट जो टोटल पार्टी वोट होता है, डेलीगेट्स का वोट होता है, और वो लोकल रेगुलर जो वोटर है उसके चंग के हिसाब से उसको तय किया जाता है। तो आज अगर इलेक्शन हो तो 298 इलेक्ट्रल वोट जो है वो बाइडन को दिखाया जा रहा है पोल्स में, और 119 हमारे मौजूद सिटिंग प्रेसिडेंट को, डोनाल्ड ट्रंप को। 42% कुछ लोग कुछ पोल्स दिखाते हैं कि उनका अप्रूवल रेट है रजिस्टर्ड वोटर में, और 53 से 51 मुख्तलिफ पोल्स हैं कि बाइडन को नज़र आता है। मगर जो ऐसा मैंने कहा कि यू नेवर नो, नो बडी नोज हु गोना विन। सिचुएशन चेंज हो सकती है। कोरोना के हवाले से बहुत बड़े इल्ज़ाम हैं हमारे मौजूद सिटिंग प्रेसिडेंट पे। आज ही एक नया बयान, जो एक नई रिसर्च आई है, स्टडी, कि डे केयर सेंटर्स और नर्सिंग होम्स में 50,000 सीनियर सिटीज़न मरे कोरोना से। तो सिटीज़न जो सीनियर सिटीज़न है उनका एक बहुत बड़ा नंबर नाराज़ हो चुका है, जो अमेरिका में मेजर वोट डालने वाले कहलाते हैं। जो बूढ़े हैं वो ज़्यादा, पूरी दुनिया में उनका ही ट्रेंड होता है वोट डालने का ज़्यादा। जो सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ कि देखें, यहाँ कहा जाता है कि जी 60-61% गोरे हैं और 39 और 38 के पास टोटल मिला के ब्लैक, स्पेनिश और एशियन, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये कोई 38%, 37 समथिंग करके मिलके। फिर जो नेटिव इंडियंस हैं उनकी तो बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है, कोई 3 मिलियन के पास है टोटल। तो और मुख्तलिफ जो छोटी मोटी जो हवाइन के लोग हैं उनको मतलब डिफरेंट काउंट किया जाता है। अलास्का के कुछ थोड़ी सी एक नेटिव है, वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो सब मिला के ये 40% के पास जाकर बनते हैं। अब वो कहा जाता है कि ब्लैक वोट अगर 66 और 67% जिसको पड़ेगा वो जीतेगा। ओबामा को 66% पड़ा था, हेली को 59 पर होता, तो हेली हार गई थी। तो बाइडन कहते हैं अगर मुझे ओबामा जितना ब्लैक वोट मिल जाए तो मैं इलेक्शन स्विप कर जाऊंगा। अब ब्लैक वोट को अट्रैक्ट करने की जो स्टोरी है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि एक ब्लैक मेगा सुपरस्टार बास्केटबॉल तो अमेरिका में बिल्कुल ऐसी जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट, बल्कि उससे भी 2 गुना ज़्यादा समझिए कि जब सुपर बॉल होती है तो पूरा अमेरिका ऐसे बंद हो जाता है जैसे कर्फ्यू लग गया। तो उसके खिलाड़ी हैं एलए से, उनका नाम है लीबर्न जेम्स, मेगा सुपरस्टार, 400-500 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं, रिटायरमेंट के पास हैं, अब 3 बार जो हैं टाइटल जीत चुके हैं। उन्होंने अचानक खेलने से इनकार कर दिया। उनकी टीम विनिंग टीम है, और कहा कि जी जो ब्लैक्स के साथ हो रहा है उस सिचुएशन में मैं नहीं खेल सकता। उससे ब्लैक वोटर बड़ा मोबिलाइज हुआ है। एक तो ऑलरेडी
ब्लैक जो मूवमेंट है इस वक्त ब्लैक मैटर के नाम से, तो वो ऑलरेडी काम कर रही है शहरों में। इस वक्त दूसरा जो वाक़या हुआ है विस्कॉन्सिन वाला, उसके बाद तो और ज़्यादा उसमें हाइप आई है। तो उनके इस बाइकाट से बहुत बड़े पैमाने पे वोटर मोबिलाइज हुआ है और एक नया जिसे खून कहते हैं, नया जज्बा वो मिला है उसको। तो कहते ये भी हैं कि जी जेम्स जो है अब रिटायर होने के पास हैं, तो वो और क्या करेंगे, तो वो ब्लैक्स की लीडरशिप का उम्मीदवार नज़र आते हैं और उनमें वो सारे इंग्रीडियंट्स मौजूद भी हैं जो चीज़ें चाहिए होती हैं एक बड़े लीडर को। ब्लैक्स में कोई बड़ा लीडर है भी नहीं इस वक्त। तो रिटायरमेंट के बाद जैसे हमारे यहाँ गुलूकार अदाकार चैरिटी हॉस्पिटल बनाते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं आगे पैसे बनाने के लिए और काम करने के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, तो जेम्स ने ये चूज़ किया मेरे ख्याल में। एक रैशनल बातें में भी हम रॉन्ग। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने उनका तोड़ करने के लिए जो काम किया वो बहुत हैरान कुन है। एक ब्लैक खातून है, उनका नाम है एलिस जॉनसन। ये क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स की एडवोकेट रह चुकी हैं। मेम्फिस टेनेसी से इनका ताल्लुक है। 93 में इन्हें कोकीन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। 96 में इनको सज़ा हो गई और लाइफ सेंटेंस विदाउट पेरोल, कि कोई पेरोल भी नहीं मिलेगा। तो लास्ट 24 ईयर्स से वो जेल में थी। उन्होंने मुख्तलिफ अपीलें की मुख्तलिफ प्रेसिडेंट को, मगर किसी ने सुना। उनकी सेकंड लास्ट अपील जो है वो ओबामा के दौर में की गई, जिसे ओबामा ने अपनी रिटायरमेंट से ऑफिस छोड़ने से एक दिन पहले डिक्लाइन किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ओबामा ने अपने दौर में, अपने प्रेसिडेंशियल पूरे दौर में 231 लोगों को पार्डन किया, फुल पार्डन जिसे कहते हैं, और उसमें 90% सिमिलर केसेस थे जो एलिस जॉनसन का है ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से, मगर इनको नहीं किया। तो कहा जाता है कि जी उन पर शायद इल्ज़ाम लग जाता है एक ब्लैक को छोड़ा, आज एक नोन केस था। तो बहरहाल उनके दौर में वो डिक्लाइन हो गई थी उनकी अपील, और मिस्टर ट्रम्प ने उन्हें कल रिहा कर दिया और कहा कि यू आर फ्री टू डू एनीथिंग वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ा कहा जाता है कि जी ब्लैक वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ब्लैक वोटर जो पोल्स शो करते हैं 68% जो हैं विलिंग है टूवर्ड्स बाइडन को रजिस्टर्ड वोटर्स जो है ब्लैक देने के लिए इलेक्शन में, और साथ में जो इनका यंग वोटर्स है ब्लैक्स का, वो बाइडन से नाराज नजर आता है। वो कहता है कि जी पुलिस की फंडिंग कट होनी चाहिए और टूवर्ड्स कम्युनिटी जो दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उसमें खर्च की जानी चाहिए। वहाँ पर बाइडन खामोश है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप, अभी जो कन्वेंशन हुआ रिपब्लिकन का, तो माइक पेंस ने जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत वादे कहा कि वी नॉट गोइंग टू बी कट एनी पुलिस फंडिंग। वो अपनी जगह पे अपने स्टांस पे कायम है। तो ये सिचुएशन है ब्लैक्स की। स्पेनिश डिवाइडेड है। फ्लोरिडा का स्पेनिश मोस्टली रिपब्लिकन को देता है क्योंकि वहाँ सेनेटर भी है उनका एक रिपब्लिकन और कांग्रेसमैन भी हैं, मगर वो बड़ा चंक नहीं है। बड़ा चंक जो है वो साउथ अमेरिका के जो मैक्सिकन स्पेशली हैं और जो वहाँ के अराउंड में जो छोटी रियासतें हैं अमेरिका, साउथ अमेरिका की, उनका वोटर यहाँ पर बहुत बड़ा है, जिसका नंबर, जो स्पेनिश नंबर है वो 17 to 18% है पॉपुलेशन का। फर्स्ट लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ अमेरिका जिसे आप कह सकते हैं। तो ये सारी असल ग्राउंड रियलिटी है। किसी को अभी कुछ नहीं पता कि होगा क्या। जो 5 मेन स्विंग स्टेट्स हैं उनमें विस्कॉन्सिन में टाई है, फ्लोरिडा में 5 पॉइंट आगे हैं बाइडेन जो है, पेंसिल्वेनिया में भी आगे हैं और ओहायो में भी आगे हैं। वैसे तो स्विंग स्टेट टोटल तो मेरे नज़दीक तो 17 हैं,
मगर ये 5 इम्पॉर्टेंट हैं, तो बज़ाहिर आज के दिन तो वो जीत रहे हैं। इसमें एक अहम तरीन बात हम ये और कह सकते हैं अभी कि डोनाल्ड ट्रंप जो असल उन्होंने स्लोगन बनाया है कि डोनाल्ड बाइडन को लाने का मतलब होगा हाई टैक्स, हाई क्राइम और रेडिकल सोशलिज्म। जब वो रेडिकल सोशलिज्म की बात करते हैं तो वो बर्नी सैंडर फैक्टर जो है, जो सेनेटर हैं और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे हैं और सेकंड कैंडिडेट थे मेरे ख्याल में नहीं, यकीनन बाइडन के बाद, और हेली के दौर में भी वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे। और हेली को के शख्स में अगर ब्लैक का कोई हाथ था तो उससे बड़ा हाथ मैं समझता हूँ कि बर्नी सैंडर फैक्टर था, जो यहाँ के अमेरिकन यूथिया कह सकते हैं आप कि बस लड़ जाना है, अड़ जाना है, मगर ये वोट कम देते हैं, नौजवान ज़्यादा है इसमें, तो ये बाहर नहीं निकले। हेनरी से इतने नाराज थे, मगर इस दफ़ा हेनरी क्लिंटन के मुकाबले में बर्नी सैंडर ने ऐलान किया है कि वो और उनके लोग बाइडन को वोट देंगे। ये बहुत अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा लेफ्ट हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो एक टर्म अमेरिकन पाकिस्तानियों में जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं वो कहते हैं बर्नी को वोट देने का मतलब ही हुआ इस्लामी निज़ाम को वोट दे दिया। तो ये तस्वुराती बातें हैं। तो रेडिकल जो सोशलिज्म है उस हवाले से उन्होंने मेरे ख्याल में तो कहा। फिर दूसरा वो भी अल्ट्रा मॉडर्न है, हैरिस, जो कामला हैरिस उनकी वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुई है उनके साथ बाइडन के, उनका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ब्लैक्स में, स्पेशली ब्लैक वुमेन्स में और यंग वुमेन में जो अपने आप को ओवरलुक समझती हैं कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज़। वो बहुत वाइब्रेंट कहना चाहिए मोबिलाइज हुई हैं, आगे बढ़ी हैं और एक नया वलवला आया है। तो यह है करंट सिचुएशन यहाँ की इस वक्त। अब मैं आता हूँ 2 मिनट अपने उस मेन टॉपिक की तरफ जो टाइम अब कम रह गया, कि देखिए हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, ओवैस नूरानी, दी न्यूज़ में होते हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट मशहूर हैं और बहुत वाइब्रेंट भी हैं और बहुत ही वायलेंट भी कहीं नज़र आते हैं आजकल। तो ये मैं ज़राए तफन्नुन कह रहा हूँ। उन्होंने सी पैक के हेड जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल सलीम बाजवा के जो भाई अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टर नदीम बाजवा, जिनके बारे में मैंने आज से 2 माह पहले तकरीबन वीडियो किया था कि उनके यहाँ पापा जॉन्स हैं, उनके कोई 90 और 100 के पास, और दुबई में उनके कुछ चेन वगैरह हैं डेयरी की। तो उसके बाद मैंने एक नया वीडियो भी किया कि उसमें एक डॉक्टर सईद बाजवा हैं अमेरिका में, जो 10 अमेरिका के बड़े टॉप नॉच न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनमें से एक नाम है, सीनियर तरीन डॉक्टर्स हैं। कश्मीरी कॉज के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम रहा है और एक इशू में वो अमेरिकन गवर्नमेंट से मुकदमा जीत चुके हैं और उनकी नेकनामी ये है कि उनके कश्मीर के हवाले से जो उन पर मुकदमा हुआ लॉबिंग के हवाले से, वो फंडिंग का केस था, वो एक लंबी डिटेल है। तो जज ने जब उनके हक में फैसला दिया तो उसमें ये लिखा कि आप हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी का एक ऑनर है। तो जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनकी जो रिस्पेक्ट है ये अमेरिकन में वो अलग है, जो मेडिकल फील्ड में उनकी रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल अलग है। कि इसी तरह की मेरा मतलब कहने का ये, और जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसमें भी बहुत ही रिप्यूटेबल नाम है। मेरे वीडियो के बाद मैंने दूसरे वीडियो में बताया था कि उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि बेटा ये चेन मेरी है, मैं तुम्हें सारे प्रूफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, बैंक का नाम दे सकता हूँ, जो गोरे डॉक्टर्स मेरे पार्टनर हैं, कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी हैं, मैं सबको बैठकर तुम्हारी गुफ्तगू करवा सकता हूँ। मुझे लेफ्टिनेंट जनरल सलीम बाजवा के छोटे भाई जो नदीम बाजवा हैं यहाँ, उन्होंने भी फ़ोन किया। मैंने उन्हें ये कहा कि जी मेरी सईद बाजवा साहब से बात होगी, उसके बाद मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है किसी डॉक्यूमेंट वगैरह की। मैंने अपने ज़मीर की रोशनी में किया था। आज मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका से ही गए हुए, पाकिस्तान में एंकर हैं, पाकिस्तान में सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा ये सब सी पैक के हवाले से हो रहा है, जो ओवैस नूरानी जो चीज़ें फैला रहे हैं, और ये सारी चीज़ें नोट करें अमेरिका की तरफ से आती हैं, क्योंकि अमेरिका सी पैक का मुखालिफ है। अमेरिका है यकीन, उसके कंसर्न है तो सबको पता है, मैं उस तरफ अभी नहीं जाऊँगा, फिर कभी बात कर लूँगा। मेरा भी कंसर्न है, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि कल्चरली हम मैच नहीं करते किसी भी एंगल से चाइनीज़ से।
हमारा बॉर्डर मिलता है, हमारा जैसे इंडिया से बॉर्डर मिलता है। हम तो इंडिया से सुलह इसलिए नहीं करते, ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करते कि अगर लाहौर का और बॉर्डर कल खुल जाए तो हम जाएंगे 2 लाख अगर रोज़ाना, तो वहाँ से 25 लाख आएंगे। वो 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है। तो हमारा तो सारा स्ट्रांस जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़ा हुआ है पहले दिन से आज तक। हम तो अपने कोर्स भी बदलना चाहते हैं। तो जब वो मॉडर्न लिबरल सेकुलर माइंडेड लोग आएंगे तो जो हमारा हाल होगा, जो हमारा आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रांस है, वो तो सब खत्म हो जाएगा। चाइनीज तो मजहब को ही नहीं मानते, मगर वो हमारे दोस्त हैं। वो अगेर में मुसलमानों को मार भी रहे हैं, उसके बावजूद हमने आंखें बंद की। कश्मीर पे तो हमें मजालिम नजर आते हैं, मगर वहां नहीं नजर आते। फिर वो अभी आए भी नहीं है पूरे, 1000 लड़कियों से शादी करके ले गए और कोठे खुलवा दिए उन्होंने वहां पर। और वो रुथलेस भी ज्यादा है, तारीखी तौर पे देख लीजिए। मैं अमेरिका में 35 साल की मेरी जो लर्निंग है, एक अमेरिकन आम अमेरिकन के मुकाबले में, एक इंडियन के मुकाबले में, एक ब्रिटिशर के मुकाबले में चाइनीज बहुत रुथलेस हैं, बहुत संगदिल हैं। और हम यूरोप अमेरिका से तो कल्चरली मैच करते हैं, कहीं मजहब के एतबार से भी करते हैं। चाइनीज से तो हमारा कुछ भी नहीं है। सी पैक हमारे फेवर में है, अल्लाह करे ये कामयाब हो। मेरी दुआएं, मेरे दिल की गहराइयों से दुआ है मेरी। सी पैक का मुखालिफ कोई नहीं है। सी पैक से जुड़ी हुई जो बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें कर्टेल करने की ज़रूरत है कि सारे मजदूर उनके आएंगे, इंजीनियर भी उनके आएंगे, हमारा कितना है। तो खैर, इल्ज़ाम लगाने वाले कुछ भी कहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि सारा क्रेडिट तो नूरानी ले गए, तुम्हारा तो कहीं नाम भी नहीं आया। तो मैंने कहा मुझे नाम की अब ज़रूरत भी नहीं है। बाजवा साहब की क्लियरिफिकेशन के बाद और मैंने खुद वीडियो पे कह दिया तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिर हमारे यहाँ अभी कर्टिसी नहीं है एक दूसरे को क्रेडिट देने की कि किसने कौन सी चीज़ पेश की थी। इसमें मैं एक वाक़या छोटा सा सुना दूँ। जो CEO हैं ARY के पाकिस्तान में, मालिक सलमान इकबाल, उनसे मेरी एक दुबई में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई। तो ये गुफ्तगू हो रही थी मीडिया के कोऑर्डिनेशन की। तो मैंने कहा कि एक दूसरे की चीज़ें दिखाया करें, पता चले कि आपके यहाँ क्या रह गया, उनके यहाँ क्या रह गया, दूसरों के यहाँ। तो जैसे CNN वगैरह और CBS सब एक दूसरे की कर्टिसी दिखाते हैं कि किसी का इंटरव्यू, कि कोई खबर, कोई रिपोर्ट, कोई फीचर, तो कह लगे वो जियो होने देगा, वो तो अपने आप को अल्लाह भी समझता है। भूल जाए इन बातों का। वाह भाई, वो अमेरिका अमेरिका है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। मगर आप देखें आज एक दूसरे की कर्टिसी दिखा रहे हैं ना, सब कुछ हो रहा है ना। तो वक्त की रफ्तार के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। तो कल हम एक दूसरे को क्रेडिट भी देने लगेंगे, ये ओवैस नूरानी लेते हैं, मुझे ये क्रेडिट चाहिए भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि नदीम बाजवा, सलीम बाजवा का ये अपना पूरा प्रोजेक्ट है। नदीम बाजवा ने यहाँ बहुत मेहनत की है, मैंने खुद अपने तौर पे मालूम किया। वो 10 साल मैनेज की उन्होंने, जो पापा जॉन्स की, और यहीं से एजुकेशन भी ली है, झाड़ू भी मारी है, मॉप भी दिया है। होगा उनके भाई का वहाँ पर, बहुत सारे उनके भाई पे इल्ज़ाम हैं सलीम बाजवा पे कि बीवी के नाम पे भी है, बेटी के नाम पे भी है, और भतीजी के नाम पे भी है, बहन के नाम पे भी होगा। वो जाने, उनको जवाबदेह होना चाहिए। मगर मैं नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान आर्मी के मुखालफों की सफ में खड़ा हूँ। मगर वो मेरे ही घर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बाहर से नहीं आए हैं। तो उनसे नज़रियाती लड़ाई है, ज़ाती लड़ाई नहीं है कोई कि मैं इल्ज़ाम लगाऊं, दरोग गोई करूं, झूठ बोलूं और अपने आप को और अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करूं। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम नज़रियाती लड़ाई में भूल जाते हैं कि जो कौमें, जो ख़ानदान नज़रियाती लड़ाई को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करती हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। हमारे ख़ित्ते का अलमिया ही ये रहा है कि जो हमलावर आते रहे वो हमारी ज़ाती लड़ाइयों का फ़ायदा उठाते रहे। तो मैं ज़ाती लड़ाई का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे आर्मी के लोग, पाकिस्तान आर्मी के बहुत से रिटायर से मेरे दोस्त हैं। मेरी बहस भी होती है, बहुत गुस्से में भी होती है, मगर मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। उनमें से मेरे कुछ बुज़ुर्ग हैं। तो बात यह है कि देखें जी, मैं ओवैस नूरानी से भी कहूँगा कि जब चीज़ें साबित हो जाएं
तो कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। मुझे मालूम है ओवैस नूरानी के साथ जो कुछ भी किया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, वो छुपा नहीं। गुस्सा होगा, मुझे भी गुस्सा आता है। मैं इस गुस्से पे फिर और आपको बहुत सारे वाक़यात सुनाऊंगा। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।